सभी बच्चों को मेरा राम राम। आई होप आप सब अच्छे और आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल मस्त चल रही है। हमने स्टार्ट कर दिया था डी ब्लॉक को और उसका फर्स्ट लेक्चर कर लिया था, जहां पे सबसे पहले तो डी ब्लॉक को देखा क्या था, उसके बाद हमने देखा था उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी होगी थी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी नंबर 2, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक रेडियाई। आप एटॉमिक रेडियाई बोल लो, एटॉमिक रेडियस बोल लो, सारी एक ही बात है। ठीक है। क्या होती है ये एटॉमिक रेडियाई? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस। जो भी जैसे आप बनाते हो एटम को, कैसे बनाते हो? बीच में ये न्यूक्लियस, इसके बाद इसके ऑर्बिट्स। ठीक है, ऑर्बिट्स यानी वो रास्ते जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो जहां भी लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे स्कैंडियम की बात करो आप, स्कैंडियम का नंबर कितना है? स्कैंडियम का नंबर 21। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आई थी? कॉन्फ़िगरेशन आई थी 4s2 3d1। तो सबसे बाहर का सर्कल कौन सा है? ये नंबर जो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है सर्कल को। तो बाहर का सर्कल है चौथे वाला, 1 2 3 और एक और यहाँ पे आएगा। ठीक है। इस बाहर के सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो दो इलेक्ट्रॉन है। दूर दूर कर दो उनको। अब न्यूक्लियस से लेकर इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, इसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई या फिर एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज। इन तीनों से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। ये तो बात हुई एटॉमिक रेडियाई होती क्या है, लेकिन हमने क्या करना है? हमने पढ़ना है कि एटॉमिक रेडियाई आपकी वेरी कैसे करती है। अगर मैं सिर्फ 3D सीरीज की बात करूं, किसकी एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगी, किसकी एटॉमिक रेडियस सबसे कम होगी, या उसकी और उसकी, अगर इन दो की रेडियाई, किन्हीं भी दो की रेडियाई को कंपेयर करोगे, उनके बीच में रिलेशन क्या है, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ये सारी चीज यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो एटॉमिक रेडियाई है आपकी, वो डिपेंड किस चीज पे करती है। एटॉमिक रेडियाई जो है डिपेंड्स ओनली ऑन डीईपीएन, डिपेंड्स, अरे DEPENDS, डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड्स करती है वो? वो करती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, ये कॉम्बिनेशन है जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं। जेड इफेक्टिव। ठीक है। ये जेड इफेक्टिव क्या है? जेड इफेक्टिव ये कंबाइंड इफेक्ट है दो चीजों का। इट इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, सबसे पहला तो न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, और सेकंड स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग बोल लो या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव बोलते हैं। ठीक है। अब ये दोनों इफेक्ट कैसे काम करते हैं देखो। सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियर चार्ज की। देखो न्यूक्लियर चार्ज क्या है, नाम पे चलो। न्यूक्लियर यानी किससे रिलेट कर रहा है वो? न्यूक्लियस से। ये है ना आपका न्यूक्लियस, इसका चार्ज। अब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, जैसे स्कैंडियम था, स्कैंडियम के बाद कौन आएगा? टाइटेनियम। कितना? 22। इसके पास 22 इलेक्ट्रॉन है, और 22 ही क्या है? इसके पास प्रोटॉन है। जितने भी प्रोटॉन है आपके, यानी सारा जो पॉजिटिव चार्ज है, वो लाई करता है इस न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर। ये है सेंटर ऑफ एटम आपका। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, आप न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात करते हैं, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में 21 से लेकर 30 तक आप जाते हो, तो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस। ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इंक्रीज होंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज करता क्या है? जो इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये अप्लाई करेगा। ठीक है, यहां से यहां। क्लियर है? अब ये बताओ, जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम या ज्यादा?
उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। देखो जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतना ही इस पे फोर्स ज्यादा लगेगा, और जितना इन पे फोर्स ज्यादा लगेगा एटॉमिक रेडियस उतनी इंक्रीज होगी या डिक्रीज। देखो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो साइज ऑटोमेटिक इसका कम होता जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेज, जिससे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और वो न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, वो डिक्रीज करता है एटॉमिक रेडियाई को। इट डिक्रीजेस रेडियाई या फिर रेडियस, ये रेडियस को क्या करता है, डिक्रीज करता है। कहां से कहां, लेफ्ट से राइट। देखो लेफ्ट टू राइट की मैं बात कर रहा हूं, ये न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा और न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से आपकी रेडियस डिक्रीज होगी। इसी वजह से अगर आपने सुना हो तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट टू राइट जाते टाइम एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज होती है सेम पीरियड के अंदर। पीरियड आपका अगर सेम है तो जहां पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वहां पे रेडियस कम होगी। जैसे बात करें सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम है आपका थर्ड पीरियड में, मैग्नीशियम भी है थर्ड पीरियड में, लेकिन सोडियम इधर है और मैग्नीशियम इधर है, तो इधर से इधर जाते टाइम न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई कम होते हैं, यानी मैग्नीशियम का साइज, एटॉमिक साइज कम होगा एज कंपेयर टू सोडियम। क्लियर है। चलो एक तो ये हुआ न्यूक्लियर चार्ज। अब दूसरा है शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब अगर तुम यहां देखो, इसमें फर्स्ट सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में कितने होते हैं 8, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। थर्ड में अगर स्कैंडियम की बात करो, स्कैंडियम के लिए कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या आएगी, स्कैंडियम के लिए मैं कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। अब जो एक नंबर वाला सर्कल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, 2। सेकंड नंबर वाले में 2 तो ये रहे, 6 ये रहे, टोटल कितने 8, ये मैंने फिल कर दिए। उसके बाद थर्ड वाले सर्कल में बताओ, 2 तो ये, 6 ये और एक ये, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 9। तो जो नेक्स्ट सर्कल आएगा आपका उसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। और लास्ट वाले सर्कल में, लास्ट वाला सर्कल कौन सा है, 4 वाला, 4 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो अब देखो शील्डिंग इफेक्ट क्या है, इस न्यूक्लियस ने तो क्या करा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, इसका काम था। अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए ही अपोजिट जेंडर भी आपस में अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आजकल चेंज हो गया है, आजकल क्या प्रकृति है वो थोड़ा बहुत तो कर देती चेंज, छोड़ो उसको। ये पॉजिटिव सेंटर, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये तो बात हुई। अब यहां देखो, ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाने की कोशिश करेगा, अब ये बहुत हैंडसम है कोई तो, और इस पे ये सारे अट्रैक्टेड है, सभी अट्रैक्टेड है इस पे। ठीक है, क्योंकि सभी पे कैसा चार्ज है, सभी पे नेगेटिव चार्ज और बीच वाले पे पॉजिटिव चार्ज है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इसके क्लोज जाना चाहेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको वापस बाहर की तरफ धकेलेंगे। यहां पे इन्होंने एक शील्ड बना ली, ये एक शील्ड बना ली, क्योंकि इस पे भी नेगेटिव चार्ज और इस पे भी कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और दो नेगेटिव चार्ज के बीच में आपस में क्या होता है, रिपल्शन, यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है मिलके इसको बाहर की तरफ धकेलेंगे। समझ गए। और इसी इफेक्ट को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर है। देखो क्या हुआ है, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उस पे बाहर की तरफ, दूर बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा ड्यू टू अदर इलेक्ट्रॉन्स, उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे हम शील्डिंग इफेक्ट। अब बात करते हैं, जब आप लेफ्ट टू राइट चलोगे, इस लेफ्ट टू राइट चलने पे इस शील्डिंग इफेक्ट पे क्या फर्क पड़ता है बताओ। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट यानी स्कैंडियम के बाद कौन आया, टाइटेनियम, टाइटेनियम नंबर 22। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। यानी जो आपका सेकंड वाला, लास्ट से सेकंड वाला, थर्ड वाला जो सर्कल है उसके अंदर अब 9 की बजाय इलेक्ट्रॉन हो गए 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब पहले तो 9 इलेक्ट्रॉन इसको बाहर की तरफ धकेल धकेल रहे थे, अब कितने इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ धकेलेंगे, 10।
और जैसे ही आप और लेफ्ट चलोगे, टाइटेनियम के बाद वेनेडियम, वेनेडियम में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ धकेलेंगे? 11। नेक्स्ट क्रोमियम, क्रोमियम में 12, 12 या 13 भी कह सकते हो आप, क्योंकि जो एस वाला एक इलेक्ट्रॉन है वो डी के अंदर ही चला जाएगा, तो वो 13 के 13 इलेक्ट्रॉन मिलके उसको बाहर की तरफ धकेलेंगे। ठीक है, चलो ये बात हुई। लेफ्ट टू राइट अब जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज? देखो जो रिपल्शन का फोर्स है वो तो इंक्रीज हो रहा है ना, यानी लेफ्ट टू राइट अगर चलोगे ये भी क्या करेगा, ये भी आपका इंक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट। लेकिन शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने से साइज पे क्या फर्क पड़ेगा, बताना जरा। देखो जितना इस पे बाहर की तरफ ये धक्का ज्यादा लगेगा, बाहर की तरफ धक्का ज्यादा लगेगा, उतना ही साइज कम होगा या ज्यादा, उतना ही ये फैलने की कोशिश करेगा ना। जितना इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ फोर्स लगेगा उतना ही ये फैलेगा, और फैलने से क्या होता है, फैलने से साइज इंक्रीज होता है। यानी ये चीज तो साइज को डिक्रीज कर रही है और ये चीज साइज को इंक्रीज कर रही है, साइज को इंक्रीज कर रही है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। ठीक है, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तो रेडियस को कम करेगा और शील्डिंग उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब इन दोनों का कॉमन इफेक्ट जो है वो ही बताता है हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ, एक साइज को डिक्रीज कर रहा है, एक साइज को इंक्रीज कर रहा है, दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। अब ये जो एटॉमिक साइज है ये हमने सिर्फ और सिर्फ देखना है 3D सीरीज के लिए। तो अगर मैं 3D सीरीज को बोलूं, क्या थी 3D सीरीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये हमारी कंप्लीट 3D सीरीज थी। एक चीज तो क्लियर है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट चलेंगे शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। अब हमें देखने को क्या मिलता है, मैं एक बार इसको साफ कर देता हूं, ये अब हमारे किसी काम का नहीं, चलो इसको भी हटा देते हैं। इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं, काफी इजी हो जाएगा फिर। ये मान लिया ये जो लाइन है वाई एक्सिस, यहां पे मैं रिप्रेजेंट करता हूं एटॉमिक साइज को, एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियाई बोल लो आप। ठीक है, ये हुआ क्या आपका एटॉमिक साइज। और इस साइड में रिप्रेजेंट कर रहा हूं 3D सीरीज को, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 जिंक तक हो गए। ठीक है, अब जब आप स्टार्टिंग में देखोगे 21 से लेकर लगभग 25 तक, यहां से लेकर यहां तक 21 से 25, या फिर लिख भी देता हूं मैं कि कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक, कैंडियम से मैग्नीज तक क्या होगा, क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू शील्डिंग इफेक्ट। तो भी यहां से हटा देते हैं और यहां लिख देंगे हम कि ये साइज को क्या करेगा, साइज को ये डिक्रीज कर। ठीक है, लेफ्ट टू राइट ये तो इंक्रीज होता है लेकिन साइज को डिक्रीज करता है, और लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज होता है लेकिन साइज को, चलो। अब स्कैंडियम से मैग्नीज तक, स्कैंडियम से मैग्नीज तक इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, एनसी लिख रहा हूं मैं, न्यूक्लियर चार्ज इज मोर, इज मोर एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जिसका इफेक्ट ज्यादा है उसी का इफेक्ट इसके साइज पे काम करेगा। अब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने से साइज क्या होता है, साइज होता है डिक्रीज। यानी 21 से लेकर 25 तक यहां पे साइज कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा। 21 मान लो 21 पे साइज इतना था, 25 पे कम होके इतना हो जाएगा। ठीक है, तो साइज कंटिन्यूसली आपका डिक्रीज करेगा। क्लियर है, चलो ये थी बात स्कैंडियम से मैग्नीज तक की।
अब नेक्स्ट बात आपकी मैग्नीज से लेकर कहां तक, आप समझो 27 या 28 तक, 28 तक, या मैग्नीज, उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल, चलो निकल तक ले लेते हैं, निकल तक। यहां पे बोथ हैव सेम इफेक्ट, बोथ हैव सेम इफेक्ट। अब ऐसा क्यों हुआ सेम इफेक्ट? अब जब आप स्कैंडियम की बात कर रहे थे, स्कैंडियम में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ धकेल रहे थे? 9 इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम में 10। उससे आगे जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे थे, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है। अब जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन 10-15 हो जाएंगे, देखो 10 तो या 15 हो गए, मान लो यहां तक 15 हो गए, तो 15 इलेक्ट्रॉन उसको बाहर की तरफ धकेलेंगे, और वो इतना धकेल देंगे कि अंदर की तरफ उसको अट्रैक्शन जितना फील हो रहा था ना, अब वो फील होना बंद हो जाएगा। यहाँ पे मैग्नीज से निकल तक उसका इफेक्ट, दोनों का इफेक्ट, एक अंदर की तरफ खींच रहा है, एक बाहर की तरफ खींच रहा है, दोनों का इफेक्ट लगभग इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ना तो साइज बढ़ेगा ना साइज कम होगा। इसका मतलब साइज क्या हुआ? लगभग 28 तक आपका साइज इतना ही रहा, तो साइज कुछ ऐसे कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, 28 तक साइज कांस्टेंट आया। देखो सीधी लाइन है, यानी साइज क्या है आपका? कांस्टेंट है। अब इसके आगे बात करते हैं, यहाँ पे निकल से लेकर कहां तक कौन बच गया? जिंक तक। निकल से जिंक तक इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज मोर, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज मोर एज कंपेयर टू न्यूक्लियर चार्ज। यानी वो स्क्रीनिंग इफेक्ट इतना ज्यादा हो जाएगा कि जो न्यूक्लियर चार्ज उस पर लग रहा था, वो अब उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर है ये चीज? और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करता है? साइज को वो स्क्रीनिंग, सॉरी ये क्या लिखा? स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, सॉरी सॉरी, तो साइज भी बढ़ेगा। ठीक है, ये होता है, सॉरी माय बैड। तो यहां से लेकर यानी 28 से लेकर 30 तक, 28, 29, 30, यहां पे किसका इफेक्ट ज्यादा है? स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होने से साइज आपका थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा यहां तक। ठीक है, देखो कैसे किया हमने। 21 से लेकर कहां तक? 26 तक या 27 तक, 26 तक मान लो, या 25 तक मान लो, साइज आपका कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि वहां पे इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इज मोर एज कंपेयर टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर है? दूसरा, थोड़ी देर 3-4 एटॉमिक नंबर तक या 3-4 मेटल तक वो साइज सेम रहेगा, क्योंकि दोनों का इफेक्ट है सेम। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी उतना ही लगेगा और साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज भी उतना ही लगेगा। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा लास्ट में पहुंचोगे, 28, 29, 30, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि साइज आपका स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वैसे जो जनरल ट्रेंड है साइज का वो यही है कि लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज डिक्रीज होगा। लेकिन 3D सीरीज में थोड़ा सा अलग है, डी ब्लॉक के अंदर थोड़ा सा अलग है। अगर आप पी की बात करो या और किसी की बात करो, वहां पे ये इफेक्ट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि डी में जो इलेक्ट्रॉन फील हो रहे हैं वो तीसरे सर्कल में फील हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप पी में इलेक्ट्रॉन फील करोगे, पी में बाहर वाले सर्कल में ही फील होंगे, और बाहर वालों पे जो अंदर वाले हैं उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम लगता है। मतलब समझो आप, कुछ तो है। स्क्रीनिंग इफेक्ट वहां पे कांस्टेंट रहता है, अंदर इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहते हैं, तो वहां पे सिर्फ एक ही इफेक्ट काम करता है अलग से, वो है आपका न्यूक्लियर वाला। ठीक है, वहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं लगता। क्लियर है? चलो, ये तो बात हुई हमारे एटॉमिक रेडियाई की। और किसकी बात है? ये 3D सीरीज की बात है। अब अगर आप 4D सीरीज की बात करो, वहां भी सेम रूल अप्लाई होगा। 4D सीरीज में 4D सीरीज की लाइन इससे ऊपर आएगी या इससे नीचे? बताओ। ऊपर से नीचे जाते हो आप तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से एटॉमिक साइज इंक्रीज हो। जैसे यहाँ पे मैंने 4 सर्कल बनाए थे, अगली सीरीज में 5 सर्कल बनेंगे, 5 सर्कल बनेंगे तो ये इसका साइज थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा ना। इसका मतलब जो 4D सीरीज है वो कुछ ऐसे आएगी आपकी, बिल्कुल इसी के जैसे ही आएगी, बस इससे ऊपर आएगी। ये है आपकी 4D सीरीज। ठीक है, अब अगर 5D सीरीज आप बनाने लग जाओ, 5D सीरीज, वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि आपकी जो 4D सीरीज है और 5D सीरीज है वो बिल्कुल पास पास आएंगी, बिल्कुल पास पास।
आई होप ये कलर आपको दिखाई दे रहा हो थोड़ा सा अलग। 4D सीरीज और 5D सीरीज वो बिल्कुल पास पास आएंगी। पास पास क्यों आएंगी, उसका रीजन हम पढ़ेंगे जब हम एफ ब्लॉक को स्टडी करेंगे। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नाम की एक चीज होती है जो वहां पे अप्लाई होती है, जिसकी वजह से 4D सीरीज का और 5D सीरीज का साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। अब 6D तो इससे थोड़ा सा फिर से ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये हुई आपकी 6D सीरीज। ये चारों सीरीज का जो एटॉमिक साइज है वो हमने देख लिया। अब यहां से अलग अलग क्वेश्चन क्या आते हैं, उसने बोल दिया कि बताओ टाइटेनियम और क्रोमियम, इन दोनों का एटॉमिक साइज कैसे आप कंपेयर करोगे, किसका एटॉमिक साइज ज्यादा होगा। अब देखेंगे हम पहले हाफ में है या सेकंड हाफ में। अगर वो पहले हाफ में है तो लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, सॉरी कम होगा। अब ये तो पहले हाफ में है, 25 से पहले है ना, तो यहाँ पे टाइटेनियम का एटॉमिक साइज ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि बताओ कोबाल्ट और निकल में साइन लगाओ क्या आएगा। अब देखो वो तो बीच में है, बीच में तो साइज ऑलमोस्ट क्या रहता है, सिमिलर रहता है। इसका मतलब यहाँ पे साइन आएगा इक्वल वाला। नेक्स्ट उसने कंपेयर करवा दिया, बताओ कोबाल्ट और जिंक, इनमें बताओ। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जिंक जो है वो तो लास्ट लास्ट का एलिमेंट है, और लास्ट वाले एलिमेंट में साइज स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे, तो ये ऐसे ऐसे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। और नीट और जेई की बात कर रहा हूं मैं, साथ साथ बोर्ड की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे लेवल का इस चैप्टर में इतना फर्क नहीं है। जो आपके बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं नीट और जेई के अंदर ही। ठीक है, थोड़ा सा बस फर्क है, वो भी हम साथ साथ करते जाएंगे। एनसीईआरटी बस आपने अच्छे से करनी है। ठीक है, तो ये था हमारा एटॉमिक रेडियाई, नोट करो इसको। अब यहाँ पे एक और बात सीखने लायक है कि जो ट्रेंड आपका एटॉमिक रेडियाई का है, सेम ट्रेंड फॉलो होता है आपके आयनिक रेडियाई में। अब ये आयनिक रेडियाई क्या है, अगर आप इनमें से ही दो दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तीन तीन इलेक्ट्रॉन निकाल दो, और फिर उनके साइज को कंपेयर करोगे ना, तो ग्राफ आपको सेम ही देखने को मिलेगा। हालांकि सबका साइज थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सब में ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ऐड होने से साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन सबका जो डिक्रीज है वो ऑलमोस्ट सेम होगा। यानी मान लो किसी के पास 50 रुपए थे, किसी के पास 60 रुपए, किसी के पास 70, और फिर आपने आयन बढ़ा दिया, आयन बढ़ा दिया यानी इलेक्ट्रॉन उनसे छीन लिए, पैसे उनसे छीन लिए, कितने छीने, 10 10 छीन लिए। तो उनके पास बचेंगे कितने, 50 वाले के पास 40 बचेंगे, 60 वाले के पास 50, और 70 वाले के पास 60। तो देखो कम तो हो गया, लेकिन अभी भी जो ऑर्डर है कि किसके पास सबसे ज्यादा पैसे हैं, जो लास्ट वाला था उसके पास अब भी सबसे ज्यादा पैसे हैं, बीच वाले के पास मतलब उन दोनों एक से ज्यादा है एक से कम है, और सबसे कम वाले के पास कम ही है। ठीक है, तो जो ऑर्डर है वो सेम रहेगा, लेकिन साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा, किसके केस में, आयनिक रेडियाई के केस। अब थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, नंबर 3, दैट इज आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब ये आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या है, देखो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक ए आयन। किसी भी चीज को आयन बनाने के लिए जो भी आपकी एनर्जी की जरूरत है उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। लेकिन अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं तो एनर्जी रिक्वायर्ड, लिख भी देता हूं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। आपने सबसे पहले तो एक अकेला गैसियस एटम लेना है, यानी जो भी मेटल है उसको गैस फॉर्म में बना लो, और अकेली उसको रखो, किसी के साथ वो बॉन्ड ना बनाने पाए, और फिर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में इसकी डेफिनेशन नहीं है, ना ही हमें उस पर फोकस करना इतना। जो चीज सिलेबस में है वो है कंपैरिजन। जैसे एटॉमिक साइज का तो चलो आप ये ग्राफ अगर याद कर लोगे जो हमने बताया था, वहीं से आप एक्सप्लेन कर दोगे। जो यहाँ नीचे 3 बातें लिखी थी मैंने वो इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे वो वेरी करता है।
लेकिन आयनाइजेशन इंथैल्पी से एमसीक्यू आते हैं, वो कंपेयर करवाएगा कि इसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी कंपेयर करो उसके साथ। ठीक है, अब ये जो आयनाइजेशन इंथैल्पी भी है, ये अलग अलग हो सकती है। जैसे आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो उसको बोलेंगे IE1। जैसे मेरे पास मान लो एक स्कैंडियम था, स्कैंडियम, वो आपने लेना है गैस फॉर्म में, और इस स्कैंडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ये क्या बन जाएगा, स्कैंडियम पॉजिटिव। क्लियर है, और साथ में इलेक्ट्रॉन हो गया बाहर। इस रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे कि स्कैंडियम से बन गया स्कैंडियम पॉजिटिव, और एक्स्ट्रा क्या मिला, एक एक मिला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी है उस एनर्जी को ही क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है तो इसको बोलेंगे IE1, IE1। ठीक है, अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल चुके, अब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे। Sc पॉजिटिव में से एक और इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, क्या बन गया फिर वो Sc2 पॉजिटिव, फिर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया गैसियस फॉर्म में ही। तो यहाँ पे जो एनर्जी यूज हुई है इसको बोलते हैं IE2। ऐसे ही थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, IE3। ये हुआ हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी अलग अलग। अब बात कंपैरिजन की है, तो कंपैरिजन करने से पहले हमें सीखना होगा कि ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस किस पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, अगर आप थर्ड चैप्टर पढ़ के आए हो 11th में तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो सीख लो। जो पहला पॉइंट है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज जिसका जितना ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। क्यों, देखो, एक तो आप यहां से इस यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, और एक आप यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। कहां से निकालना इजी है, ये तो बिल्कुल पास पास है, और दो लोग जितने पास पास होंगे उनके बीच में बॉन्ड उतना ज्यादा। सेम केस यहाँ इलेक्ट्रॉन दूर है तो बॉन्ड भी कम होगा। तो अगर कोई आए तीसरा आदमी तो इसको इजीली फंसा सकता है, इसको यहां से निकाल सकता है ना। रियल लाइफ है ये तो हमारी, मतलब अगर कंपेयर करें रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हम जितने ज्यादा किसी से दूर होंगे, हमारे उससे अलग होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा है। लेकिन ये सेम जेंडर में काम नहीं करता, ये ध्यान रखना, सेम जेंडर में काम नहीं करता। अगर दो लड़के दोस्त है ना, तो 10 साल तक अगर वो बात नहीं करेंगे, वो 10 साल बाद भी सेम बॉन्ड ही शेयर करेंगे, उनको अलग नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी। लेकिन अगर अपोजिट जेंडर हो जाए, मान लो आपका कोई फीमेल फ्रेंड है या कोई मेल फ्रेंड है, अपोजिट जेंडर फ्रेंड है, 10 दिन बात मत करो, 1 महीना बात मत करो, तो उसका जो जो भी अट्रैक्शन है वो शिफ्ट हो जाएगा किसी दूसरे की तरफ में। ठीक है, तो अपोजिट चार्ज पे ये काम करता है अगर डिस्टेंस इंक्रीज होती है। तो ये तो बात हुई आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। सबसे पहले तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के, एक तो बात हुई ये। अब दूसरी बात देखो, दूसरी बात, आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। कोई भी चीज जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उतना ही उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, याद रखना। स्टेबल चीज को छेड़ोगे आप तो परेशानी ज्यादा होगी, ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, और ये स्टेबिलिटी जो मैं बात कर रहा हूं, ये या तो हाफ फील्ड हो, हाफ फील्ड, या हो फुली फील्ड, फुली फील्ड। ठीक है, अगर कोई चीज हाफ फील्ड होगी या फुली फील्ड होगी, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। एक चीज और देखो, अगर एलिमेंट बिल्कुल पास पास है, यानी सक्सेसिव एलिमेंट है, जैसे आपने स्कैंडियम टाइटेनियम ले लिया, मैग्नीज आयरन ले लिया, ठीक है, उस केस में ही ये कंसेप्ट लगता है। ये लगता है किसमें, सक्सेसिव, सक्सेसिव एलिमेंट के बीच में। अगर वो दूर दूर है तो फिर आंख मीच के आपने ये लगा देना है। ठीक है, जैसे स्कैंडियम और अगर वो मैग्नीज को कंपेयर करवाता है तो फिर इसको सोचना ही नहीं, फिर आपने ये कंपेयर करवाना। लेकिन अगर वो पास पास है, बिल्कुल सक्सेसिव एलिमेंट है, तो आपने फिर स्टेबिलिटी भी चेक करनी होगी एटॉमिक साइज के साथ साथ। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन करते हैं हम, हमने कंपेयर करनी है IE1 किसकी, स्कैंडियम और टाइटेनियम की। बताओ किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। अब पास पास है, सबसे पहले पास पास आ जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो।
इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1, इसकी 4s2 3d2। क्या यहाँ पे स्टेबिलिटी का कोई चक्कर दिखाई दे रहा है? नहीं, ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो हम ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे। अब इन दोनों में से किसका एटॉमिक साइज ज्यादा है, किसका कम? यस, स्कैंडियम का ज्यादा है एज कंपेयर टू टाइटेनियम। और जिसका एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी, यानी टाइटेनियम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एज कंपेयर टू स्कैंडियम। चलो, सेकंड IE1 ही आपने कंपेयर करनी है। चलो IE2 कंपेयर करवाते हैं। IE2 किस किस की? स्कैंडियम और टाइटेनियम की। कैसे कंपेयर करोगे? IE2 का मतलब है आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो, है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो। फिर से कॉन्फ़िगरेशन लिखो, पहले नॉर्मल वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखो 4s2 3d1। अब क्या लिखना है आपने? 4s2 3d2। अब IE2 अगर आपने कंपेयर करवानी है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, निकाल दे एक इलेक्ट्रॉन। यहां से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा? डी वाला। ना ना ना, ऐसी गलती मत करना, बच्चों वाली गलती है। यहां से डी नहीं निकलेगा, जो बाहर वाला ऑर्बिट है, बाहर वाला सर्कल है, बाहर वाला नंबर है, वहां से पहले इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो ये बन जाएगा 4s1 और ये बन जाएगा 4s1। अब बताओ, क्या स्टेबिलिटी का कोई चक्कर दिखाई दे रहा है? ना। तो फिर डायरेक्ट यही आएगा। चलो नेक्स्ट कंपेयर करते हैं। IE1 ही आपने कंपेयर करनी है किस किस के बीच में? क्रोमियम और मैग्नीज, इन दोनों के बीच में आपने चेक करना है IE1 को। कैसे करेंगे? सबसे पहले नीचे की कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ये आएगी 4s1 3d5, ये ध्यान रखना 4s1 आएगा, और ये आएगा आपका 4s2 3d5। क्लियर है? अब बताओ, इन दोनों में से किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, किस में से इजी? क्या दोनों पास पास है? पास पास है ना। पास पास है तो हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे, यहाँ भी 3d5, यहाँ भी 3d5, स्टेबिलिटी का इतना ज्यादा रोल नहीं है। फिर क्या चेक करेंगे? फिर हम चेक करेंगे एटॉमिक साइज को। एटॉमिक साइज किसका ज्यादा है? मैग्नीज का कम है एज कंपेयर टू क्रोमियम। इसका मतलब यहाँ पे आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ये था IE1। अगर सेम IE2 आप कंपेयर करो, किसकी? क्रोमियम की, क्रोमियम की और मैग्नीज की। अब क्या करना है हमने? हमने ना कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है एक इलेक्ट्रॉन निकाल के। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये क्या बन गया? 3d5। और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये क्या बन गया? 4s1 3d5। अब कंपेयर करो, कंपेयर करो। ये बताओ, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है इसमें से? चेक करो। यहां तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3 नंबर वाले में से, यहां इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4 नंबर वाले में से। तो बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी, अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। तो ये तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है। तो कौन सा इजी हुआ? ये इजी हुआ, यानी इस क्रोमियम में से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा एज कंपेयर टू मैग्नीज। आई थिंक क्लियर होगा। चलो और करते हैं, और करते हैं। जैसे कंपेयर करो आप Fe को, Fe, और आप कंपेयर करो कोबाल्ट को, आयरन और कोबाल्ट। सबसे पहले क्या करेंगे? क्या पास पास वाले हैं? यस, पास पास वाले हैं, तो आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो। 4s2 3d, 4s2 3d6, 4s2 3d7, है ना। अब क्या स्टेबिलिटी का कोई दिखाई दे रहा है? ना, स्टेबिलिटी नहीं है। ये 6, ये 7 है, 5 में स्टेबिलिटी होगी या 10 में स्टेबिलिटी होगी? अब बताओ फिर क्या करेंगे? एटॉमिक साइज। इन दोनों का एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट क्या है? इक्वल है। और ऑलमोस्ट इक्वल है, तो लगभग ये दोनों की एनर्जी, कौन सी एनर्जी? आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी क्या आएगी? इक्वल ही आएगी। नेक्स्ट कंपेयर करते हैं IE1 ही। ये है IE1, लिख देते हैं IE1। ये है IE2, ये है IE1, और ये, चलो नेक्स्ट करते हैं IE1 किस किस की? कंपेयर करो कॉपर और जिंक। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इनकी कॉन्फ़िगरेशन। लिखो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन? 4s1 3d10, और इसकी 4s2 3d10। क्लियर है? अब बताओ, किसमें से इलेक्ट्रॉनिक मुश्किल, किसमें से इजी? इन दोनों में से कौन सा फैक्टर लगेगा?
क्या स्टेबिलिटी वाला लगेगा? पास पास है, यस स्टेबिलिटी वाला लगेगा। अब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो 4s1 से, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो 4s2 से, तो किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, किसमें से आसान? आसान। फुली फील्ड से मुश्किल, हाफ फील्ड से आसान। तो यहाँ है फुली फील्ड और यहाँ है हाफ फील्ड, तो फुली फील्ड से निकालना मुश्किल। इसका मतलब Zn की IE1 क्या आएगी? ज्यादा आएगी। यहाँ पे आप एक और चीज सोच सकते हो, वो क्या, कि अगर पास पास है स्टेबिलिटी, चलो ठीक है इग्नोर कर दो आप, अगर साइज के हिसाब से देखो तो Zn का साइज ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर, तो इस हिसाब से तो इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, किसकी? कॉपर की, क्योंकि बड़े वाले से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है एज कंपेयर टू छोटे वाले से। अब बड़ा तो Zn है, तो Zn से तो इजी हुआ निकालना, लेकिन हम तो यहाँ उल्टा लिख रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं Zn से। देखो जब भी पास पास हो तो सबसे पहले आप देखोगे ये वाला, सक्सेसिव एलिमेंट के लिए आप चेक करोगे सबसे पहले स्टेबिलिटी, किसके लिए? सक्सेसिव एलिमेंट के लिए। अगर वो सक्सेसिव एलिमेंट नहीं है और स्टेबिलिटी काम नहीं कर रही है, या फिर सक्सेसिव एलिमेंट तो है लेकिन स्टेबिलिटी का रोल आपको दिखाई नहीं दे रहा आंखों से, तो आप क्या चेक करोगे? तो आप एटॉमिक साइज को चेक करो। क्लियर है? ठीक है, चलो अब यहीं पे अगर IE2 कंपेयर करने को बोल जाए, IE2, तो क्या करोगे? आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे फिर से, एक बार तो मैं यहां लिख देता हूं कॉपर और जिंक। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके, और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है बाहर वाले सर्कल से, बड़े वाले नंबर से। बड़ा नंबर है ये 4 वाला, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो बच गया 3d10। यहां पे क्या बचेगा? यहां बचेगा 4s1 3d10। अब बताओ, यहां तो इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे 3 नंबर से, यहां इलेक्ट्रॉन निकालोगे 4 नंबर से। कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है? मुश्किल है अंदर वाले 3 नंबर से। इसका मतलब IE2 जो होगी वो कॉपर की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जिंक। कौन सी? IE2। क्लियर है ये चीज भी? अच्छा एक दो एग्जांपल और करते हैं। मान लो मेरे पास है मैग्नीज Mn और मेरे पास है Fe, हमने कंपेयर करनी है IE3। आप बताओ IE3 को, फटाफट सोचो क्या आएगा? IE3 लिखना है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या करना है आपने? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। वैसे कॉन्फ़िगरेशन आती है, इसकी आती है 4s2 3d5 और इसकी 4s2 3d सीरीज। क्या करना है? IE3 अगर कंपेयर करनी है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, कर दिए, कर दिए। अब बताओ किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, किसमें से इजी? मुश्किल किसमें से दिखाई दे रहा है? ये स्टेबल दिखाई दे रहा है ना, 3d5 आ गया, इसका मतलब IE3 मैग्नीज की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू Fe। क्लियर है? अगर IE2 ही कंपेयर करो इन दोनों की, IE2 वो देखते हैं किसकी। IE2 एक साइड है मैग्नीज और एक साइड है Fe। अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे क्या आएगा? 4s1 एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 3d5 और यहाँ पे 4s1 3d। क्लियर है? अब क्या स्टेबिलिटी का कोई चक्कर दिखाई दे रहा है? जहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे निकालना है, यहाँ ऐसे निकालना है, दोनों में 1 1 इलेक्ट्रॉन है, तो स्टेबिलिटी का तो कोई रोल नहीं है। स्टेबिलिटी का रोल नहीं है तो क्या चेक करेंगे हम? एटॉमिक साइज। किसका एटॉमिक साइज ज्यादा है? मैग्नीज का ज्यादा है, इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, तो यहाँ पे आपका ये साइन आएगा। क्लियर है? दो बातें ध्यान रखो, सबसे पहले आप चेक करोगे क्या? स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी मैच कोई काम नहीं दिखाई दे रहा स्टेबिलिटी का आपको, तब आप जाओगे एटॉमिक साइज पे। और साथ साथ एक चीज का और ध्यान रखो, अंदर वाले सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल एज कंपेयर टू बाहर वाला सेल। और इन सब का यूज करके ही आप क्या निकाल सकते हो? आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकाल सकते हो। ठीक है, आई थिंक इनफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने कर ली है ना? तो फिर भी अगर कोई रहता है तो आप नोट्स को अच्छे से स्टडी करना, डिस्क्रिप्शन में दे रखी है PDF, वहां से उनको या तो पहले ही आप कॉपी में लिख लो, या फिर आप लेक्चर देखने के बाद उनको कॉपी में लिखना, लिखना जरूर, क्योंकि लिखने से आप समझोगे। मैंने उसके अंदर सारी बातें लिख रखी है, जो जो मैं यहाँ बोर्ड पे रिपीट कर रहा हूँ, जो जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ सारी बातें वहां पे मैंने लिख रखी है ऑलरेडी। ठीक है, और फिर आपने ऐसे ही पढ़ना है। साथ साथ NCERT के अंदर जो जो क्वेश्चन है, NCERT में हो सकता है ये प्रॉपर्टी इधर उधर मिले आपको,
और वहां पे डायरेक्ट जैसे बताया गया है वैसे नहीं मिलेगा, वहां पैराग्राफ टाइप में मिलेगा। तो एक बार पढ़ भी लियो, अगर कुछ अलग सा दिखे तो वो भी आप साथ साथ नोट कर सकते हो। लेकिन इसके क्वेश्चन जो है ये वाले देखो, प्रैक्टिस हमने कर ली है, ये क्वेश्चन आपने ट्राई खुद से करने हैं, दोबारा से सोचना है। अभी आप ये साइन मत लगाओ, आप सिर्फ ये वैल्यू लिखो और फिर अपनी साइड से साइन लगाओ। ठीक है, आपने साइन लगाए दोबारा से, जब आप रिवाइज करो फिर कंपेयर करना है कि क्या ये जो आपने लगाए थे और मैंने लगाए हैं क्या वो सेम सेम आ रहे हैं, और हो सकता है मैंने भी कुछ अलग सा लगा दिया हो, वो भी ध्यान रखना, क्योंकि कुछ बातें माइंड से स्लिप हो जाती है किसी टाइम, हो सकता है। बाकी चांस बहुत कम है, मिनिमम चांस है उसके। तो चलो, तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, आने वाले लेक्चर में इसकी आगे वाली प्रॉपर्टी भी चेक करेंगे। 3 हम चेक कर चुके हैं, ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे करके इस चैप्टर को भी खत्म करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए मेरी तरफ से राम राम।